गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। ठीक है। अब ये नया लॉ आ गया, इसके पहले बायोट सेवर्ट लॉ था। तो पहले तो एक चीज बता दूं, एक नई जानकारी मिली है। वो नई जानकारी ये मिली है बहुत दिनों बाद कि बायोट सेवर्ट एक व्यक्ति का नाम नहीं है, दो साइंटिस्ट। ठीक है। बायोट अलग साइंटिस्ट है, सेवर्ट अलग है। 1820 1820 से ना कई साल पहले, जब हमारे दादाजी का भी जन्म नहीं हुआ था, उस समय ने लॉ दी। ठीक है। तो 1820 में लॉ दी है बायोट सेवर्ट नाम के साइंटिस्ट ने। ये एक बात पता पड़ी। और दूसरी चीज ये पता पड़ी कि वो और इम्पोर्टेंट बात है, वो और इम्पोर्टेंट बात ये है कि बायोट में टी साइलेंट है। तो उसका मतलब वो बायो है सर, बायो। ठीक है। तो बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है ना। हाँ। तो बायो सेवर्ट लॉ है, तो वो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, अब एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो बायोट सेवर्ट लॉ को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई। बेसिकली पूरी केसेस को रिप्लेस नहीं कर पाती, लेकिन मैक्सिमम केसेस जिसमें सिमेट्री इन्वॉल्व है, सिमेट्री, उसमें वो लग जाती है। अब होता क्या है कि बायोट सेवर्ट ने जो लॉ दी है वो एक छोटे एलिमेंट के लिए दी है, सबको पता। अब वो जो छोटे एलिमेंट के लिए दी है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ता। इंटीग्रेट में अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती। बायो वाले स्टूडेंट्स की तो बारह ही बज जाती है कि कहाँ से ये इंटीग्रेट करें, लिमिट्स ही समझ में नहीं आती। तो ऐसे में एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने तुम्हारा दुख समझा, और दुख समझ के उसने बिना इंटीग्रेशन के एक लॉ दी है जिसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब जैसे तुमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, काय का निकाला था, स्ट्रेट वायर का, तो याद है उसको इंटीग्रेट किया था, इधर अल्फा, इधर साइड फाई 1 से लेके फाई 2 तक, और फिर 3 बार तो उसको बदलना पड़ा था हमको, थीटा को अल्फा में इस तरीके से, और पूरे 2 पेज का डेरिवेशन हो गया। उसके बाद उसमें केसेस बने। ये जो लॉ है सेम डेरिवेशन करेगी, लेकिन सिर्फ 4 स्टेप्स के अंदर। ठीक है। अब बेसिकली ये है क्या, तो ये गॉस थ्योरम है। ठीक है। ये मैग्नेटिज्म का गॉस थ्योरम, जैसे गॉस से अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करे और आसान कर लिए थे। तो कुछ लोग बोलेंगे कुछ हमको समझ में नहीं आया तो क्या आसान कर लिए, लेकिन गॉस इज मेड टू सिंप्लीफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशंस। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डेरिवेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एम्पियर ने सर्किटल लॉ बनाई। तो अपन देखें क्या लॉ है और उससे कैसे जो है वो चीजें सिंप्लीफाई होती है, तो ये पता करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। क्या है इसकी, एम्पियर सर्किटल लॉ। चलिए सबसे पहले अपन हेडिंग डालें एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये इसकी हेडिंग है, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखें क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या किया कि क्या काम आती है लिख देने पहले। इट इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू, it is used to find magnetic field due to current carrying conductor, current carrying conductor. It is used to find the magnetic field due to current carrying conductor. ठीक है, without integration, इंटीग्रेशन किए बिना। ठीक। चलो अब इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसको समझना है कि इसमें क्या किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम एक सरफेस लें। ठीक है। तो हमने एक सरफेस ली। कैसे सरफेस ली, तो मान लो कि हमने एक सरफेस ली रेक्टेंगल शेप की, ये सरफेस ले हमने। ठीक। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस में से कुछ करंट कैरिंग कंडक्टर्स पास हो रहे हैं। थोड़ी रेक्टेंगल तो बनानी है, लेकिन वैसी नहीं बनानी,
तो रेक्टेंगल में लाइन से बनाता हूं, देखो ये ऐसी सरफेस ले लो, ठीक है, ये सरफेस ले ली। अब ये जो सरफेस है ये समझ में आ रहा है कैसी है? 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि क्लियर है कि क्या है, पर अभी एकदम से बन नहीं पा रहा मुझसे। हाँ, ये सरफेस। अब इसके अंदर 4-5 वायर्स ले ले, स्ट्रेट वायर्स। जैसे ये एक स्ट्रेट वायर है जो इसके आर पार हो गया, ठीक है। और भी स्ट्रेट वायर ले ले, 3-4 ले ले। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये वायर सारे के सारे क्या है, इसके आर पार हो गए, ठीक है, क्रॉस करके निकल गए। अब इसमें कुछ में करंट ले लो, जैसे इसमें करंट ले लो I1, इसमें ले लो I2, इसमें नीचे ले लो I3, ऊपर ले लो I4, फिर नीचे ले लो I5। करंट के डायरेक्शन भी ले लिए। अब वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इन वायर्स के कारण, तो एम्पियर ने क्या बोला कि सबसे पहले एक सर्किट बनाओ। सर्किट क्या बनाओ? सर्किट। बोले वो तो हम है ही, बचपन से ही सर्किट है। सर्किट बनाओ, सर्किट का मतलब एक लूप बनाओ। लूप बनाओ, तो ये लूप बनाया मैंने इस तरीके से। इस तरीके का जो लूप बनाया मैंने, उसके अंदर 3 वायर्स आ गए। इट एनक्लोजेस 3 वायर्स। 2 छोड़ दिए मैंने, सब भी ले सकता था, कुछ भी कर सकता। अब क्या करें? वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया? एक सर्किट बनाया। सर्किट बनाने के बाद क्या किया? एनक्लोज कर दिया 3 वायर्स को उसके अंदर। उसके बाद एक आर्बिटरी डायरेक्शन डिसाइड किया। आर्बिटरी डायरेक्शन, कुछ डायरेक्शन डिसाइड कर लो। अब डायरेक्शन डिसाइड कर लो, तो उस केस में जैसे मान लो कि मैंने इस लूप को ये डायरेक्शन दे दिया, तुम कुछ भी दे सकते हो। मैंने क्या दे दिया? लूप को डायरेक्शन दे दिया। लूप इज असाइंड और डायरेक्शन। क्या ऐसा दे दिया मैंने? एंटी क्लॉकवाइज। मेरी इच्छा, क्लॉकवाइज भी दे सकता था, पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज दे दिया। अब एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, तो अब इस एंटी क्लॉकवाइज पे थंब रूल लगाओ। थंब रूल अप्लाई करो। थंब रूल अप्लाई करो, तो ये जो थंब रूल है ये बोलता है कि उंगलियां यदि इस साइड हो तो जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब हंसना मत, ये डायग्राम जो बन रहा है ये अंगूठा है, थंब, और उंगलियां जो है वो इस साइड गोल घूमी हुई है। तो उंगलियां देखो इधर साइड गोल घुमाई है मैंने, जिस साइड करंट है। करंट ये नीले कलर का है ना, करंट, ये करंट। तो ये जो करंट है ऐसा कैसे, इधर उंगलियां इधर घुमा दी तो अंगूठा पर गया। राइट हैंड रूल है, लगा के देख लो। राइट हैंड, ठीक। किसी को कोई डाउट इसमें? अब इसमें क्या करना है, जो अंगूठा आएगा ना इस डायरेक्शन को प्लस ले लेना, और इसके नीचे जाने वाले को माइनस ले लेना, ठीक है। थंब रूल अप्लाई किया, डायरेक्शन ऑफ थंब इज पॉजिटिव एंड अपोजिट इज नेगेटिव। पूरी कहानी फिर से समझो। मैग्नेटिक फील्ड निकालना था इन 3 वायर्स के कारण। जैसे जितने ही वायर्स के कारण निकालना, 5 के कारण निकालना, 5 को घेरे से, एम्पियर सर्किटल लॉ से इसको घेर दो। तो हमने क्या किया है, सर्किट ऐसे करके घेर दिया, ऐसे करके घेर दिया। मैं इसको कुछ भी शेप दे सकता हूँ, आर्बिटरी शेप। ये आर्बिटरी शेप, मेरी जैसी इच्छा होगी वैसा शेप दे दूंगा। तो जो शेप है तो उसको हम बोलते हैं शेप ऑफ द
सर्किट और लूप इज आर्बिटरी, आर्बिटरी है ना, कुछ भी, कुछ भी, जो इच्छा हो, कुछ तो भी नहीं, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी शेप दे सकते हो उसको। अब क्या किया कि हमने ये देखा कि इसके जो शेप दे दिया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें एक डायरेक्शन असाइन किया। तो मेरी इच्छा हुई कि मैंने एंटी क्लॉक दे दिया, तो एंटी क्लॉक दे दिया। एंटी क्लॉक देने के बाद थंब रूल लगाया। थंब रूल लगाने के बाद मुझे पता पड़ा कि ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है, इसको नेल पॉलिश लगा दूं, ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव है थंब और नीचे के डायरेक्शन में निगेटिव। आ गई बात यहां तक समझ में? अब क्या करना कि करंट इससे प्लस माइनस आ जाएंगे। तो देखो I1, I2 और I3 में जो जो करंट जा रहा है, 5 एम्पियर 4 एम्पियर, वो लिख लेंगे, लेकिन डायरेक्शन देखना है कि प्लस माइनस कैसे ले रहा हूं। तो यहां पे देखें, ये ऊपर जा रहा, हमारा थंब ऊपर है, थंब ऊपर प्लस दिखाता है ना, ये I1 प्लस है, तो ये I1 हो गया प्लस 5 एम्पियर 6 एम्पियर जो होगा वो आगे लिख देंगे, अभी कुछ काम का नहीं। I2 देखो, तो I2 भी प्लस, क्योंकि I2 का डायरेक्शन ऊपर है, थंब का डायरेक्शन ऊपर है पॉजिटिव, तो I2 कैसा प्लस। I3 निगेटिव हो गया क्योंकि उल्टा हो गया, नीचे वाले डायरेक्शन से मैच करिए, तो I3 निगेटिव। I4 बोलो प्लस, I5 बोलो निगेटिव। अच्छा, ये उल्टे भी हो सकते थे। अगर मैं इसको इधर ले लेता ना, एम्पियर सर्किटल लॉ में यदि मैं इसको इधर ले लेता, क्लॉकवाइज ले लेता, तो ये मेरा थंब नीचे आ जाता, तो नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाता, ऊपर निगेटिव हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता, कोई सा भी ले लो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। अब इतनी समझ में आने के बाद अपन एम्पियर का सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। अब अपन लिखें कि वो लॉ क्या दिया, लॉ क्या दिया उसने। तो जो लॉ दिया उसने ये दिया है, द लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल, इंटीग्रल सुन के आधे लोग बेहोश हो गए। ठीक है, द लाइन इंटीग्रल, यहां पे इंटीग्रेशन नहीं करना, सिर्फ लिखा है सब, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट यहां पे एक चीज और आएगी, अलोंग द लूप is equal to mu naught times the total current enclosed, E है ये, enclosed in the loop, loop। समझ में आई बात? क्या बोला, द लाइन इंटीग्रल। सबसे पहले लाइन इंटीग्रल समझे किसको बोलते हैं। देखो, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डीएल, डीएल है ना लाइन इंटीग्रल, उसको ऐसे लगाता है, ये इसका निशान है। इसका मतलब क्या है कि तुम उस रास्ते पे चलते चलते पूरे रास्ते की लंबाई को ऐड कर दोगे। फिर से समझे, ये मैंने लूप लिया, यदि एक लूप लिया तो इसका एक छोटा हिस्सा काटा, ये छोटा हिस्सा नीला काटा, ऐसे कई सारे नीले हिस्सों से मिलकर बनाई है, करोड़ों छोटे छोटे हिस्सों से। अगर मैं बोलूं कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल और ऐसे गोला घुमा दूं, गोला घुमाने का मतलब ये गोला गोल घुमा ऐसा, यानी कि यहां से यूं चलते चलते मैं यहां से वापस पहुंच गया, तो वापस पहुंच गया तो मुझे कितना डिस्टेंस मिला, वो इसका लाइन इंटीग्रल कहलाता। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये तो अजीब सा शेप है, मुझे पता नहीं इसका क्या आंसर आएगा, लेकिन अगर मैं एक सर्कल लूं, क्या लूं, सर्कल। ठीक है, सर्कल लिया मैंने, मान लो अब सर्कल लिया तो इसकी रेडियस फिक्स आर है। अगर किसी ने पूछा कि इसका एक टुकड़ा कंसीडर करो, तो ये टुकड़ा, इस टुकड़े की लंबाई क्या है, डीएल। अब इस डीएल का जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे, लाइन इंटीग्रेशन, तो ये देगा 2 पाई आर। समझदार बच्चों को समझ में आ गया? कुछ अभी भी सिर खुजा रहे, अरे डीएल डीएल टुकड़े, डीएल डीएल टुकड़े जोड़ते जाओगे तो उस केस में
क्या पूरा का पूरा सर्कल तैयार हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़े जोड़ने से। इंटीग्रेशन का मतलब ही जोड़ना होता है, इंटीग्रेट करना। तो जब जोड़ा तो पूरा टुकड़ा तैयार हो गया। और ये क्या है, सरकमफरेंस है। और सरकमफरेंस क्या होती है, तो सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई है। ठीक, चलो अगर तुमको समझ में आ गया हो तो बताओ। ये स्क्वायर है, यहां से यहां तक की साइड ए है, बताओ इसका लाइन इंटीग्रल क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 4a होगा। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कुल मिला के पेरीमीटर बोल दो। ठीक है, सरल भाषा में। देखो ये बहुत कठिन है, मैं सरल करके समझाता हूँ, इसीलिए टीचर हूँ। टीचर का काम ही सरल करके समझाना। ये बहुत कठिन चीज है, लेकिन इसका तो इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे अपन लोग। हमको कुछ शेप्स पता है, इसके पता है, इसके पता है, तो उसका ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जिसका ये कोई पूछेगा तो ये करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मीनिंग ये है कि इसका पेरीमीटर टाइप चीज आ जाती है यहाँ पे। इट इज जस्ट द पेरीमीटर, दैट इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल। ठीक है, बच्चों के हिसाब से सरल करके समझा दिया। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी लाइन इंटीग्रल आए तुम पेरीमीटर ले लेना। ठीक, सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल से ज्यादा आएगा नहीं, बचा हुआ आएगा भी तो अपन निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब लाइन इंटीग्रल का यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं। लाइन इंटीग्रल को ऐसे लिखते हैं, डीएल। पहला एग्जाम्पल मैंने तुमको इसका दिया सर्कल का। पहला एग्जाम्पल क्या का दिया मैंने तुमको, सर्कल का, जिसकी रेडियस क्या है, आर है। तो इसका लाइन इंटीग्रल कितना होगा, 2 पाई आर। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया तुमको स्क्वायर का, जिसके छोटे छोटे टुकड़े हमने जोड़े, इसके भी छोटे छोटे टुकड़े जोड़े थे। तो इसका लाइन इंटीग्रल क्या आ गया था, लाइन इंटीग्रेशन इसका आ गया था, अगर ये डिस्टेंस a है तो 4a के आ गया था। इसका मतलब करीब करीब ये पेरीमीटर ही है। हमारी भाषा, सरल भाषा में इसको पेरीमीटर बोल सकते। ठीक, चलो आगे बढ़ाएं। तो लाइन इंटीग्रल करना है, तो ये मैंने बनाया लाइन इंटीग्रल करना। किसका करना है, मैग्नेटिक फील्ड का करना। किसके अलाउंग करना है, डीएल के अलाउंग करना। और ये दोनों वेक्टर है, तो जो आंसर आएगा वो μ0 टाइम आई नेट एनक्लोज्ड के बराबर आएगा। ये है भाई एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या है ये, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बोलता है, एक बार ध्यान से खुद पढ़ो उसको। ठीक है, ध्यान से पढ़ो उसको। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। अब सबसे पहले एक चीज समझो उसको, रटो मत। बी मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड। क्या हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? अरे बड़ी मुश्किल में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया था हेल्महोल्ट्ज कॉइल से, बनता ही नहीं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे तुम्हें लगता है क्या कि ऐसे सारे वायर्स मिलकर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी अजीब अजीब ऐसे गोले बन जाएंगे कहीं पे भी? तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस पूरे लूप पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग। तो उतनी जगह का मैग्नेटिक फील्ड, देखो कितनी जगह का, इतनी सी जगह का मैग्नेटिक फील्ड। जो लूप ले रहे हैं बस उतनी सी जगह का मैग्नेटिक फील्ड, और उतनी सी जगह का डिस्टेंस डीएल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब सबसे पहली चीज, बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, सबको पता है। मैग्नेटिक फील्ड में दिशा होती है, क्रॉस डॉट ऐसी कुछ भी होती है। ये डीएल में कब से दिशा आने लग गई, तो देखो डीएल में दिशा आने लगी है। डीएल की दिशा समझो कैसे लेते हैं। ठीक है, डीएल की दिशा ऐसे लेते हैं कि अगर मान लो कि मैंने एक छोटा सा हिस्सा ये कंसीडर किया, तो इसका इस साइड में डीएल अगर मैंने माना है, ये डीएल जो लंबाई है अगर मैं इस साइड ले रहा हूं तो ये एरो की साइड से, तो ये पॉजिटिव है। और अगर मैंने इधर से इधर की तरफ नाप ली तो ये निगेटिव है। थोड़ा बड़ा कर दूं, ये वाले हिस्से को 2 मीटर मान लो इसकी लंबाई है। 2 मीटर नहीं होती, 2 मिलीमीटर भी नहीं होती, 2 माइक्रोमीटर भी नहीं होती, उससे भी छोटी होती है, पर ऐसे समझा रहा हूं। 2 माइक्रोमीटर अगर इसकी लंबाई है इस छोटे से टुकड़े की, तो ये लंबाई अगर मैंने यहां से नापी इस तरफ, तो ये डीएल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैंने उस लूप के ब्लू कलर वाले एरो की दिशा में नाप ली है। ये ब्लू कलर के एरो पहले डालने हैं, उसकी दिशा में नाप लोगे तो पॉजिटिव।
अगर उसके अपोजिट दिशा में नाप लोगे तो निगेटिव। लेंथ तो अपन नापते हैं ना भाई, जैसे मान लो कि फोकल लेंथ होती है मिरर की, तो फोकल लेंथ तुम यहां से यहां तक की नापते हो तो तुम बोलते हो ना कि लाइट की दिशा में अपोजिट गया इसलिए फोकल लेंथ निगेटिव है, और अगर इस साइड नापोगे तो पॉजिटिव है। इसी तरीके से तुम इसके अंदर डीएल का डायरेक्शन असाइन कर सकते हो अगर लूप वाले डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। जब अपन ने पहले एरो मारा उसी को ले रहे हैं तो पॉजिटिव, और पीछे की तरफ ले रहे हैं तो निगेटिव। ठीक है, तो ये डीएल का डायरेक्शन इस तरीके से असाइन होता। तो पहले चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, समझ गए हम, मैग्नेटिक फील्ड है किसका है, स्मॉल एलिमेंट का। एलिमेंट का स्मॉल एलिमेंट किसका, तो वो जो लूप है ना, वो जो लूप, उस लूप का छोटा हिस्सा। ठीक है, अच्छों को समझ में नहीं आती है ये लॉ, इसलिए बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। उस लूप का छोटा हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, और उसकी लंबाई क्या है, डीएल है। उस लूप के छोटे हिस्से की लंबाई डीएल है। ठीक है, डीएल क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल सिगमेंट ऑफ लूप। जैसे मान लो कि मैं सर्कल वाला ही लूप कंसीडर करूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, सर्कल वाला लूप कंसीडर किया। अब सर्कल वाला लूप कंसीडर किया तो इसकी कुछ रेडियस होगी। ठीक है, तो ये इसकी यहां से यहां तक मैंने बोला कि रेडियस है कितनी है, आर। अब ये जो रेडियस आर है तो इसका मैंने एक टुकड़ा कंसीडर किया ऐसा, लेकिन उसको करने के पहले मुझे डायरेक्शन असाइन करना पड़ेगा ना। तो मैंने डायरेक्शन मान लो कि यूं असाइन कर दिया। अब मेरी इच्छा क्लॉकवाइज करूं कि एंटी क्लॉकवाइज, इधर असाइन कर दी। इधर असाइन कर दिया तो सबसे पहले मैं थंब रूल लूंगा, थंब रूल। तो मेरी उंगलियां पहले इधर घुमाऊंगा ऐसे। ठीक है, ये उंगलियां जो है वो इधर घुमाऊंगा ऐसे। अब ये देखूंगा कि अगर उंगलियां इस साइड है तो अंगूठा किस साइड गया। इससे अच्छा एक और काम कर सकते हो, तुम यहां से स्क्रू ठोको सीधे। ठीक है, ये स्क्रू लगाओ, जिसको जो रूल समझ में आ जाए। दो दो रूल लगाते हैं अपन हर जगह, स्क्रू रूल। अब स्क्रू जो है उसको घुमाना है ऐसे ऊपर से, ध्यान से देखो, ऐसे घुमाना ऊपर से, देखो। ठीक है, तुम्हारा चेहरा जो है ऊपर से होना चाहिए, ऊपर से देखो। ये घुमाओगे तो कसेगा, कसेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब नीचे की तरफ जाने वाले करंट के डायरेक्शन पॉजिटिव लिए जाएंगे और ऊपर जो करंट जा रहा होगा वो निगेटिव लिए जाएंगे। लूप इस तरीके से कंसीडर किया अपन ने। ठीक, अब ये जो हिस्सा है ना छोटा सा, इसकी जो लंबाई है वो डीएल है, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, स्मॉल एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसको अपन ने बी बोल दिया। बी में डीएल का मल्टीप्लाई किया। अब देखो डीएल का क्या चक्कर है, यदि इस डीएल को यूं लोगे तो ये पॉजिटिव लोगे, और यदि इस साइड लोगे डीएल तो ये निगेटिव लोगे। इस साइड लोगे का मतलब सिर्फ यहां से यहां तक की लंबाई की बात कर रहे हैं। यू में लंबाई नापी, लंबाई इतनी है, ये पीला बिल्ला इससे लंबाई है, लंबाई इतनी है, लेकिन तुमने यू में नापी डीएल। ठीक है, तो निगेटिव, और अगर यू में नापी तो पॉजिटिव। ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे करूं। पिछली बार मैंने उल्टा ले लिया था, तो इस साइड मैंने निगेटिव ले ली, इस साइड पॉजिटिव ले ली, जिस साइड डायरेक्शन घुमाया उस साइड। ठीक है, लेकिन अब करंट नीचे वाले प्लस आएंगे, ऊपर वाले माइनस आएंगे, जबकि इसके पहले जो एग्जांपल दिया था उसमें जस्ट उल्टा था। देखो इसमें मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया था। ठीक है, अब इस बार मैंने क्या कर दिया, ये करंट जो है वो कैसा ले लिया है, क्लॉकवाइज ले लिया। अब मैं अगर करंट क्लॉकवाइज ले लूंगा तो स्क्रू नीचे जाएगा, और यदि ये स्क्रू नीचे जाएगा तो नीचे वाले सारे पॉजिटिव होंगे, ऊपर वाले नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो अब फिर से समझें, डीएल क्या है, तो डीएल इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द लूप। लूप ले लिया, उसकी लेंथ है, लेकिन ये है वेक्टर, और इसका डायरेक्शन सबसे पहले असाइन करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन असाइन कर दिया, बी कर दिया। अब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों का इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बना, मान लो इसके आसपास में बना देता हूँ कलर से, ये मैग्नेटिक फील्ड बना। अगले टुकड़े का ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, सबकी लंबाई कुछ ले ली डीएल, ये इसकी लंबाई हो गई इतने टुकड़े की। फिर इतने टुकड़े की लंबाई क्या हो गई, ये फिर डीएल हो गई। इसका कुछ और मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का इसी की लंबाई से डॉट प्रोडक्ट। ऐसे कितनी बार करना पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 50 बार, करोड़ बार, अरब बार, इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि ये इनफाइनाइट टुकड़ों से बनकर।
ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों का जब अपन इसकी लेंथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे और करते जाएंगे और करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये सबको जोड़ लेगा, और सबको जोड़ लेगा तो बाद में पता पड़ेगा कि इतना लंबा ना करते हुए सिर्फ करंट पता करने थे कितने हैं, और टोटल करंट में म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर देते तो भी वही आंसर आता जो इतना लंबा चौड़ा इंटीग्रल करके आया। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? line integration of the magnetic field, line integration of the magnetic field in a closed loop, ये कोला बनाता closed loop is always equal to the total enclosed current into mu naught। अब ये नेट क्यों लिख दिया भाई? नेट इसलिए लिख दिया क्योंकि 4-5 तुमने एनक्लोज कर लिए हो, कभी I1 I2 I3 एनक्लोज कर लिया। तो जैसे मान लो कि I1 जो है 5 एम्पियर का है, ये वाला 4 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का, तो टोटल कितना? 5 और 4 9, 2 माइनस करना तो 7। आ रही बात समझ में? डायरेक्ट टोटल इसलिए 5 और 4 9 और 2 माइनस कर देना तो 7। ये टोटल जो 7 आएगा इसमें म्यू टाइम्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ये तीनों मिलके मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ऐसा हमें एम्पियर ने बताया, जो कि हमें कुछ कुछ समझ में आया। ठीक, क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? चलो फिर से बात करेंगे एक बार। सबसे पहली चीज हुआ क्या, एम्पियर ने क्या देखा कि बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं, इंटीग्रेशन करने की बात है, तो हम बिना इंटीग्रेशन से कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि एक वायर या 2 वायर या जितने भी वायर के कारण तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उससे घेरो। ठीक है, काहे से घेरो? एक सर्कल से, इलिप्स से, रेक्टेंगल से, जो तुम्हें आर्बिटरी शेप समझ में आए, जो दिल करे उससे घेर लो। आप किसी भी शेप से घेरोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ शेप का लाइन इंटीग्रल पता होना चाहिए। अब जगह मान लो किसी ने बोला मैं तो इलिप्स से घेर लूंगा, अब इलिप्स से घेर लेगा तो इलिप्स का क्या तेरे को कोना कोना से क्यों करके ऐसे जाते हैं, तो क्या तुझे उसका सरकमफरेंस पता है? यदि उसका सरकमफरेंस पता है तो उससे घेर, नहीं तो सर्कल से घेर, सबसे प्यारा 2πr, या फिर स्क्वायर से घेर, स्क्वायर से घेरने से ए और ए 4a, या रेक्टेंगल से घेर a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। हमें जिस जिसका पता है 10वीं क्लास तक जो पढ़ा उतने ही दिमाग लगाना। ठीक है, कोई बोलेगा कि पैराबोला से घेर सकते हैं क्या? उसका आंसर नहीं, इट इज नॉट ए क्लोज लूप। हाइपरबोला इज नॉट ए क्लोज लूप। और तुम्हें और शेप आते ही नहीं है ज्यादा, आते हैं क्या कोई से? और आते होंगे तो उसके सरकमफरेंस नहीं पता होगी, इसलिए क्या है सबसे बेटर सर्कल से घेरो। ठीक है, सर्कल का टेंजेंट भी सही डल जाता। तो वी कैन टेक एनी शेप, वो ये बोल रहा हम कुछ भी ले सकते हैं, उसने मना नहीं किया, बाकी तुम्हें जितने फॉर्मूला आते हैं उस हिसाब से लेना। तो हमने क्या किया कि एक वायर को सर्कुलर शेप के लूप से घेरा, सबसे पहले घेरा, घेरने के बाद एक वायर को 5 वायर को किसते हुए भी, उसके बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़े कंसीडर करे, उसके पहले एक डायरेक्शन असाइन कर दिया, क्लॉक या एंटी क्लॉक। क्लॉक या एंटी क्लॉक में स्क्रू लगा के या राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगा के, जैसे ये वाला जो अभी डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें ये यूं जाएंगी उंगलियां और थंब नीचे जाएगा। देखो ये उंगलियां यूं जाएगी, जो पड़ोस में नीला स्क्रू दिख रहा, तो ये उंगलियां जो है वो यूं जाएंगी और उसके बाद ये थंब नीचे जाएगा। तो नीचे वाला डायरेक्शन करंट के लिए पॉजिटिव और ऊपर वाला डायरेक्शन करंट के लिए नेगेटिव। यहां तक समझ में आई बात? तो करंट नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा ये पता पड़ गया। उसके बाद क्या करना है, एक छोटा टुकड़ा डीएल कंसीडर करना, इस डीएल का डायरेक्शन असाइन करना। यदि लूप में जो तुमने डायरेक्शन असाइन कर रखा उसी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए क्योंकि माइनस डीएल डॉट बी अलग बात आएगी और डीएल डॉट बी अलग बात आएगी। माइनस आई माइनस जे ऐसे करके आई जे के लगेंगे ना डीएल में, क्योंकि वेक्टर से हो। तो फिर उसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, छोटे से टुकड़े ने जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसको बोलते हैं बी। उस बी में उस डीएल का डॉट प्रोडक्ट करना, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ऐसे कई सारे बी और कई सारे डीएल पूरे में जोड़ते जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम लाइन इंटीग्रल निकाल लिया हमने बी का डीएल से मल्टीप्लाई कर करके। और जब हो गया तो फिर उसके बाद जो आंसर आया वो क्या पाया गया कि वो म्यू नॉट टाइम्स आता है। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है 4.2 × 10⁻⁷ होती है। म्यू नॉट टाइम्स आता है किसके? करंट एनक्लोज इन दैट लूप के, उस लूप में जितना करंट एनक्लोज हो गया। अब उसमें करंट में 4 ऊपर जा रहे थे, एक नीचे जा रहा था, तो 4 को प्लस करोगे और 1 को माइनस करोगे। ठीक है, जैसे ये जो लूप बनाया हुआ है साइड में, इसके अंदर नीचे वाले को प्लस लिया है मैंने, तो नीचे वाले 4 अगर हैं तो उनको प्लस करना और ऊपर वाला है तो उसको माइनस करना। जैसे 5 एम्पियर नीचे जा रहा है, 2 एम्पियर ऊपर जा रहा है, तो आंसर 3 एम्पियर और नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ क्या आएगा,
ज्यादा वैल्यू की तरफ डायरेक्शन आ जाएगा उसका नेट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होंगे दे विल क्रिएट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स। तो सिंपल सी बात है ना, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, एक अपोजिट हो जाएगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए क्या किया गया, डायरेक्शन असाइन किया। ठीक, यहां तक समझ में आ गई बात। अब इसको नोट करने का समय आ गया है। ठीक है, 2-3 बार समझा दिया मैंने, इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। किताब में पढ़ते तो कुछ भी समझ में नहीं आता है लाइन इंटीग्रल क्या किया हुआ है। ठीक, चलिए देखें उसको, नोट करें पूरा का पूरा शुरुआत से। यहां से नोट करना चालू करें। सबसे पहले मैं बोलूंगा पॉज का बटन दबाओ। नोट कर लिया, आगे बढ़ाएं। चलिए पॉज का बटन दबाइए, नोट कर लिया, आगे बढ़ाएं। पॉज का बटन दबाएं, पॉज का बटन दबाएं। ठीक, अब इसी में देखें कि यहां पे अगर मैं इसको लगाता सर्किटल लॉ को, तो यहां पे मैं क्या लॉ लिखता, यहां पे यदि मैं इसको लगाता तो मैं क्या लॉ लिखता, ये यहां पे लिख के बता रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखता लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल वेक्टर वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट। अब देखो मैंने 3 चीजें घेरी है ना, 1 2 3, तो 3 ही आएंगे बस, ये 2 बाहर कर दिए वो नहीं आएंगे। I1 ऊपर की तरफ मेरा था पॉजिटिव इस केस में, I2 ऊपर की तरफ पॉजिटिव, I3 नीचे की तरफ निगेटिव। तो यहां पे मैं लिखूंगा I1 प्लस I2 माइनस I3 और ब्रैकेट क्लोज। ये लगा दिया मैंने लॉ। किसी को कोई डाउट? इस वाले केस में लॉ लगा दी। ठीक है, इस तरीके से लॉ लगता है। अब मैं तुमको अच्छे से समझा चुका हूं। अब अपन क्वेश्चन करेंगे सीधा। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखें। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट at a distance small a from a long straight wire carrying a current small I। ठीक, तो ये कभी ये कहना चाहता है कि एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, जिसके कारण ये डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो ये तो अपन पहले भी निकाल चुके हैं, अभी नोट मत करना, समझा रहा हूं सिर्फ। ये वायर है, इसमें करंट आई है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और लॉन्ग का मतलब होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एंगल लिया, फिर यहाँ एक एंगल लिया, फिर एक छोटा टुकड़ा कंसीडर किया, फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला, फिर उसको φ1 से लेके φ2 तक इंटीग्रेट किया, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड उसका मिला B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन ए ब्रैकेट में sin φ1 प्लस sin φ2। उसके बाद हमने क्या बोल दिया कि ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो φ1 90 हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो φ2 90 हो जाएगा, या 90 और 90 रखो तो sin 90 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय आई। इतना लंबा जो अपन ने किया, इंटीग्रेशन भी करा, तो एम्पियर बोलता है ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला क्या है, वही आएगा, एम्पियर से करोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, वही आना चाहिए। क्या क्या आया था वो, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाय ए, ये आना चाहिए। तो अब देखें एम्पियर से कैसे लगाएंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन, ठीक है, किससे, एम्पियर सर्किटल लॉस। अब एम्पियर सर्किटल लॉसेस का सॉल्यूशन, तो वो क्या बोलता है कि सबसे पहले एक वायर ले लो, सीधा ले लिया भाई, एक ही वायर के कारण बोल रहा है ना, तो एक ले लिया। करंट असाइन कर दो, कर दिया, ये करंट इसमें मान लो ऊपर जा रहा है। वो फिर क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, बोल रहा है
कि ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इससे यहां पे कहीं पे कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड निकालो। मैंने कहा ठीक है निकाल देंगे। ठीक है, नोट अभी कुछ नहीं करना, समझते आओ, कठिन है ये थोड़ा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ठीक है मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे ए डिस्टेंस पे, लेकिन होगा कैसा वो, तो होगा ऐसा कुछ जलेबी टाइप होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही हमको पता है कि ऐसे ही कुछ होता है वायर के कारण। तो यहाँ पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कल का रूप ले लेगा, तो उसका आंसर है हाँ ले लेगा। इस जगह पे वो एक सर्कल का लूप ले लेगा, इस तरीके का, इस तरीके। तो यदि ये सर्कल का लूप ले लेगा तो हमें क्या करना पड़ता है, एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करके उसका डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है और फिर उसका इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ये जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको पता है कि ये होता है बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी डॉट कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा जब आएगा तो बीच में हमें बी और डीएल के बीच में थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा निकालना पड़ेगा तो अगर मान लो कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही होगा ना। अब मान ले कि मैं एक एम्पीरियन सर्किटल लॉ लगाने के लिए एक एम्पीरियन लूप लूं, एम्पीरियन, अरे क्या स्पेलिंग लिख दी है, एम्पीरियन लूप ले लूं। एम्पीरियन लूप उसी को बोलते हैं जिससे अपन ने घेरा था उसको। ठीक है, याद है वो जो अपन ये घेरते हैं ना ये वाला, इसी को बोलते हैं एम्पीरियन लूप। तो सबसे पहले वो क्या बोलता है, घेर लो उसको। तो घेर लो तो इसको घेरेंगे, यहाँ जो अभी बनाया ना इसको घेरेंगे अपन। अब इसको घेरेंगे तो ये जो गोला बनाया है ना ये मत समझना है घेरा है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अभी जो है मैंने घेरा ही नहीं किसी से, अभी घेर लेता हूँ। चलो इसको घेर लिया, मान लो कि इस लूप से मैंने घेर लिया। उसने बोला था कोई भी शेप ले सकते हो, तो मैंने आर्बिटरी शेप ले लिया। आर्बिटरी है ना, कुछ भी आड़ा टेढ़ा जो इच्छा हुई। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस शेप में कि जब मैं इसमें b का dl का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये b और dl का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर और ये dl इधर आ जाएगा कहीं। ठीक है, अच्छा इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेंस देख लो। ये ऊपर की तरफ करंट जा रहा है ना, ऊपर की तरफ यदि करंट जा रहा है तो हमारे थंब रूल से ये हमारा इस साइड वाले सेंस को हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सेंस हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब या तो तुम करंट में प्लस माइनस लगाओ या फिर तुम इसके अंदर इसके अकॉर्डिंगली इसको ले लो। तो हमने करंट के अकॉर्डिंगली इसको प्लस ले लिया। अब क्या होगा कि ये जो लूप है इसका इतना बड़ा एलिमेंट जो होगा उसके एलिमेंट में ये एरो वाली चीजें में ये डीएल पॉजिटिव होगा। ये डीएल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि तुमने इधर साइड डायरेक्शन असाइन कर दिया। आप कोई बोलेगा नीचे कर सकते हैं क्या, तो अगर तुमने करंट ऊपर ले लिया तो अब नीचे नहीं कर सकते ना। तुम या तो इसको पहले असाइन कर लो तो करंट ऊपर नीचे कर लो, या तुम करंट ले लो तो इसको बाद में ले लो। ठीक है, दोनों में से एक ही काम हो सकता। फिर से समझे पूरी कहानी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बार बार समझानी पड़ती है। मैंने बोला कि करंट नीचे बह रहा है या ऊपर है, ये शुरुआत में बोल दिया ना मैंने। ऐसा ना करता मैं बोलता, इसने दिया तो था नहीं करंट किधर बह रहा है, मैं क्या बोलता है कि एक एम्पीरियन लूप ले लो, ये ले लिया लूप, और इसमें ये डायरेक्शन असाइन कर लो। अब ये डायरेक्शन असाइन कर लो तो इस डायरेक्शन के अनुसार यदि मैं स्क्रू रूल लगाऊं तो स्क्रू रूल लगाऊं तो ये खुलेगा, और खुलेगा तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला निगेटिव है। अब मैंने करंट यदि ऊपर ले लिया तो मैं इस करंट को पॉजिटिव लूंगा। अब अगर मैंने इस करंट को नीचे ले लिया, ठीक है, इस करंट को यदि मैंने नीचे ले लिया तो इस करंट को अब मैं निगेटिव लूंगा। तो या तो तुम करंट पहले असाइन कर लो फिर लूप ले लो, या फिर तुम लूप पहले असाइन करो फिर करंट ले लो, करना कुछ भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले मैंने करंट ले लिया, तो अब पहले करंट ले लिया, उससे थंब रूल लगा के मैंने क्या किया, ये बोल दिया कि अब ये डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव माना जाएगा। तो इस डायरेक्शन में आने वाले सारे डीएल, ये डीएल है, इस तरफ आने वाला डीएल पॉजिटिव, और उल्टा नाप लिया डीएल तो निगेटिव हो जाए। अब मान लो कि ये है डीएल और इस तरफ लिया मैंने पॉजिटिव, और मैग्नेटिक फील्ड उस जगह का मान ले कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो इतने हिस्से का एंगल थीटा होगा।
ठीक है, ये जो थीटा होगा ना इतने हिस्से का एंगल होगा। मान लो कि यहीं पे अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होता, तो ये एंगल थीटा होता। ठीक है, और अगर मान लो कि ये यहाँ नहीं होता और पॉजिटिव इधर साइड होता, डीएल का पॉजिटिव इस साइड होता, तो फिर तुम्हारा ये एंगल थीटा होता। क्लियर हो रही बात? कौन सा एंगल थीटा होता है? ये वाला। तुमको क्या करना है, डीएल के पॉजिटिव डायरेक्शन से इसके एरो से इसके एरो को मिलाओगे ना, टेल से टेल मिलाओगे, तो टेल से टेल मिलाने के बाद जो एंगल मिलेगा उसको अपन वेक्टर का एंगल बोलते हैं। तो ये वेक्टर का एंगल उससे बना। ठीक, तो पहली चीज हमने क्या किया कि एक एक बोला तो है मैग्नेटिक फील्ड का, ये आड़ा टेढ़ा जो लिया हुआ है, ये आर्बिटरी शेप का क्या है, ये एम्पीरियन लूप है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जा रहा है इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस साइड। अब यहाँ का एंगल कैसे पता होगा? बता दोगे तो ये जाएगा इस साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा इस साइड। तुमने इतना आड़ा टेढ़ा ले लिया कि एंगल हर जगह पर अलग अलग आएगा, कभी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। यहाँ कुछ और एंगल हो गया, ये जा रहा है इधर साइड, ये जा रहा है इस साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारे डीएल में कोई एंगल फिक्स नहीं हो पा रहा। इसलिए क्या किया जाएगा कि ये सब हटाओ, ये सब गंदगी हटाओ। ठीक, फिर से देखें क्या किया जाएगा, समझें उसको। हम क्या करेंगे कि ये लिया हमने करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसका मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा आने वाला है, ऐसा कुछ। ठीक है, बेसिकली ऐसा नहीं, वो ऐसा आता है। आई बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता है, ऐसे जलेबी टाइप आता है। तो इसमें से मान लो कि मुझे किसी डिस्टेंस पे निकालना, ठीक है, तो इस डिस्टेंस पे निकालना, मेरा पॉइंट ये है। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कौन से रूल से? स्क्रू रूल से, क्योंकि मेरा करंट ऊपर है। तो इस हिसाब से यूं करके स्क्रू खुलेगा, खुलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ यदि ये गया तो उस हिसाब से मेरा डायरेक्शन करंट का ऊपर पॉजिटिव है, और उस हिसाब से ये लूप पे डायरेक्शन दे दिया। अब क्या किया कि ये जो आया है ना, ये पीला पीला हिस्सा, ये ऐसा सोच लो कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब तुम्हें एम्पीरियन लूप लेना है। अब एम्पीरियन लूप लेने के लिए तुमने क्या किया कि एक इसके ऊपर और ऐसा लूप खींचा, ये है। ठीक है, और अब की बार जो लूप लिया ना, वो इसके पैरेलल ही ले लिया, और वो भी ऐसा ही ले लिया, ये। तो ये जो लाल कलर का लूप लिया ना, लूप, ये किसको क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप। ये मैंने सर्कल लिया। अब तुम बोलोगे सर्कल क्यों लिया? तो सर्कल लेने में फायदा है। काले कलर पे टेंजेंट डालो और लाल कलर पे टेंजेंट डालो। काला कलर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, लाल कलर डीएल को दिखाता है। हर जगह पे दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आएगा, चाहे यहां निकाल लो चाहे यहां निकाल लो। यहाँ पे निकाल लोगे तो इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो जब तुम हर जगह पे एंगल 0 डिग्री कर पाओगे तो कितना फायदा है उसके अंदर। हर जगह पे एंगल यदि 0 डिग्री होगा तो cos 0 1 हो जाएगा, तो लाइन इंटीग्रल में सिर्फ b डॉट डीएल निकालना पड़ेगा। इसलिए एम्पियर सर्किटल लॉ में हम लूप हमेशा सर्कुलर कंसीडर करके, जैसे एक्जैक्टली सर्कुलर करना है इस केस में, हर केस में अलग अलग तुमको ऐसा रखना है कि इससे एंगल फिक्स हो जाए ये 0 डिग्री पे, ठीक है, या किसी भी डिग्री पे, लेकिन बदले ना, तो एंगल वेरिएबल ना हो। इसके लिए हमने क्या किया, टू कीप एंगल फिक्स्ड नॉट वेरिएबल, we considered a circular Amperian loop so that at every point the angle between the magnetic field and current element remains same, that is 0 डिग्री। ठीक, चलो अब उसके बाद क्या किया, लूप के लगाने के बाद इसके अंदर म्यू नॉट आई और लिख देंगे, तो ये पूरा आई एनक्लोज्ड
एनक्लोज का मतलब जो अंदर अंदर है, बाहर वाले नहीं। तो अब इसमें लॉ लगा देते हैं। लॉ क्या है? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इंटू कॉस जीरो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और आई की जगह आई ही रहेगा क्योंकि आई एनक्लोज ही आई है। ठीक, अब कॉस जीरो तो 1 हो गया तो बात ही हटा। अब क्या हुआ? बी, बी ये देखना है कि क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो यहां पे बी कांस्टेंट है क्योंकि तुम इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो भी आर रेडियस पाएगा, ये पॉइंट भी इससे आर रेडियस पे, यहाँ पे वही मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे भी वही मैग्नेटिक फील्ड है। तो जितने भी पॉइंट यहाँ कंसीडर करोगे उन सब पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट आने में फायदा ये है कि अगर ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे सब दूर एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड है, तो बी सेम everywhere on loop because the distance of each point is same from center, that is the radius, that is equal to the radius. A बोला है रेडियस, उसने रेडियस ए, सारे पॉइंट्स की रेडियस ए है, ये है रेडियस ए, डिस्टेंस ए इज रेडियस ए, सारे पॉइंट की रेडियस ए है, इसलिए सारे पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। हमने इतनी अकल लगा ली और फिर हमने बोल दिया कि सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो इसलिए बी सेम का मतलब बी इज कांस्टेंट, सो वी कैन टेक इट आउट। आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो बाहर ले सकते हैं, तो ले लो बाहर, सोच के ना क्या, इंटीग्रेशन तो बाहर ले लिया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। कहानी बात समझ में आई? क्यों बाहर ले लिया? क्योंकि बी इज ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट बाहर ले लिया। अब बचा क्या अंदर? अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल अभी मैंने तुमको बताया कि डीएल यानी छोटे छोटे टुकड़ों को यदि तुम जोड़ दोगे और इन टुकड़ों को जोड़ेंगे यहां से लेके यहां तक, तो इनको जैसे ही अपन जोड़ेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा, और सर्कल की लेंथ होगी 2 पाई आर, जहां पे यहाँ पे रेडियस ए के बराबर है, तो इट विल बी 2 पाई ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई ए के बराबर। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? 2 पाई ए विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इससे बी मिल गया मुझे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। अब क्या करना है? तो बोला अब कुछ नहीं करना, आ गया आंसर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आ गया आंसर, यही है आंसर भाई। ठीक है, देखो वास्तविकता में ये समझाने में समय लगता है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, 4 स्टेप में हो जाएगा, 1 2 3, ये चौथी स्टेप। यही तो मैंने बोला था 4 स्टेप में हो जाएगा, जबकि इसके पहले ये जो फॉर्मूला आया था, यहाँ जो मैंने लिखा है ये फॉर्मूला कितनी स्टेप में आया था? कम से कम 20 स्टेप में, जो अभी एक बार में आ गया। देखो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 2 आई बाय है ना, यही तो फॉर्मूला आया है। बी इक्वल टू, वहां पे लिखा हुआ है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई 2 आई अपॉन ए। तुम्हारा आंसर क्या आया? इसको यदि मैं 2 से 2 टाइम्स कैंसिल कर दूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए ही तो हो रहा है ऊपर वाला, ये दोनों एक जैसे है ना। इसका मतलब जो तुम्हारा बायो सेवर्ट लॉ से आया था, टी साइलेंट, तो बायो सेवर्ट लॉ से जो आया था वही तुम्हारा एम्पीरियन लॉ से भी आया है, एम्पियर सर्किटल लॉ से आया है। दोनों लॉ से सेम आंसर आता है। तो फिर बायो सेवर्ट की इंपॉर्टेंस क्या रह गई, तो क्यों पढ़ाया जब इसी से आ जाता था? उसका आंसर है ये सिर्फ सिमेट्री पे लागू होता है। सिमेट्री का मीनिंग क्या?
सिमेट्री का मीनिंग क्या, ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके आसपास सब दूर एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये इनफाइनाइट वायर में ही पॉसिबल है, क्योंकि इनके सिरे नहीं पता होते पीछे और आगे के, तो हर जगह पर एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड बनाता। जबकि ये अगर कट होता, वायर यदि छोटा होता, तो ये सिमेट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाता। तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ता, और इंटीग्रेशन में बायोट सेवर्ट ही काम में आता। तो अगर कोई पूछेगा कि बायोट सेवर्ट काय में काम आएगा, तो हम बोलेंगे कि फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर सब लगा देता। लेकिन ये काय में काम आएगा, तो इट इज फॉर इनफाइनाइट वायर्स। ये इसका एप्लीकेशन सिर्फ इनफाइनाइट वायर्स के लिए है, एम्पियर सर्किटल लॉ का। ठीक है, लेकिन फिर भी इनफाइनाइट वायर के लिए है तो भी आसानी से डिराइव कर दिया, और आसानी से डिराइव कर दिया तो हम इस केस में क्या बोलेंगे, एम्पीरियन सर्किटल लॉ इजी है एज कंपेयर टू बायोट सेवर्ट लॉ। चलिए, अब बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, हरी पीले नीले डायग्राम बन गए, कलरफुल, बढ़िया। पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। नीचे ले रहा हूं मैं, लिख लें पूरा का पूरा। पॉज दबा दें। चलो भाई, नीचे ले रहा हूं। ठीक, तो एक बार फिर से शॉर्ट में बता दूं। सबसे पहली चीज, मेन लॉ तो बायोट सेवर्ट ही है, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन लगता है। परंतु उसमें फायदा ये है कि तुम छोटे वायर, बड़े वायर, किसी भी तरीके का कुछ भी हो, जहां तक इंटीग्रेशन कर सकते हो सब निकाल सकते हो। हमारे सिलेबस में क्या है उससे मतलब नहीं, लेकिन हर चीज का इंटीग्रेशन हो सकता है, और हर चीज का बायोट सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है। परंतु वो कठिन है, उसको सरल करने के लिए, जैसे पहले गॉस थ्योरम सरल करने के लिए फ्लक्स निकालने के काम आता था, फ्लक्स में इंटीग्रेशन करना पड़ता था, पर इंटीग्रेशन से बचने के लिए हम गॉस थ्योरम लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे के वैसे यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन से बचने के लिए एम्पीरियन सर्किटल लॉ लगाते हैं, जो ये बोलता है कि सबसे पहले जो वायर है उसको एक लूप से घेर लो। लूप इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका जो डीएल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक निश्चित एंगल बना ले, या ऐसा एंगल बना ले हम कैलकुलेट कर पाए, और अगर वो फिक्स हो तो अच्छा है, क्योंकि वो कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाए। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो सब दूर, तो बहुत ही अच्छी बात है, वो भी कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाए। नहीं होगा तो सॉल्व नहीं होगा क्या ऐसा कि कर नहीं पाएंगे, तो उसका आंसर है कि आंसर तो आएगा लेकिन हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारा इतना दिमाग नहीं है, हम इतने लेवल का इंटीग्रेशन नहीं जानते कि हम ऐसे वाले इंटीग्रेट को कर पाए। तो हम क्या करना चाहेंगे, हम कांस्टेंट चीजें बाहर निकालना चाहेंगे। तो हमने क्या किया, वायर के लिए सर्कुलर लूप बनता मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमने एम्पीरियन लूप भी सर्कुलर ले लिया, ताकि वो एक के ऊपर एक बैठ गए। हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डीएल के साथ जीरो एंगल। अब जीरो एंगल में ये फायदा हुआ कि cos 0 1 हो गया, वो उसकी टेंशन हटी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे एक जैसा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर हो गया, तो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बचा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हमें पता हो तो सर्कमफेरेंस होती है, सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर, तो इधर साइड ले ली 2 पाई ए और इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, एक स्टेप में आ गया है। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है, एग्जाम में आए तो आप इससे भी कर सकते हो और बायोट सेवर्ट से भी कर सकते हो, बाकी इससे करना प्रेफरेंस, इसको प्रेफरेंस देना करने के लिए। ठीक, चलिए अब इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपन बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, वो इंटीग्रेशन से निकल ही नहीं सकती। ठीक है, जैसे सोलेनॉइड है, टोरॉइड है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटीग्रेशन से निकल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम क्या नहीं कर पाए, अच्छा पीएचडी नहीं कर पाएगा उस। ठीक है, जिसने मैथ्स में पीएचडी कर रखी है उसको भी इतने लेवल का इंटीग्रेशन आता हो, उसमें डाउट है, नहीं कर पाएगा। तो हम 11वीं 12वीं के बच्चे क्या कर पाएंगे। तो इसलिए जो है वो कुछ जगह पे एम्पीरियन लॉ लगा के ही सॉल्व हो पाएगा। तो टोरॉइड का और सोलेनॉइड का ये दो जगह ऐसी है जहां पे अपन एम्पीरियन लॉ लगाएंगे और उसी से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में करता हूँ।